हम जो बात करेंगे, हमारा विषय टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है, प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। और हमारा विषय जो है वो है भाषा की तकनीक और तकनीक की भाषा हिंदी। मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। तो मैं मेरी प्रेजेंटेशन को खोल लेता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो विषय हमारा स्पष्ट है, भाषा की तकनीक और तकनीक की भाषा हिंदी। और ये इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें हम तकनीकी परिचय से कौशल की तरफ हमको बढ़ने की जरूरत है। सामान्य तकनीक का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का सामान्य इस्तेमाल करना मात्र आज के समय में पर्याप्त नहीं है। आज के समय में आवश्यक ये है कि हम तकनीक का कौशल प्राप्त करें, उसके बारे में प्रवीणता प्राप्त करें, उस दिशा में हम बढ़ें। और ये जो बात है, अक्सर मैं ये कहता आया हूं कि हिंदी में जागरूकता का थोड़ा अभाव है जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है। लेकिन हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो इस संदर्भ में बहुत बड़ी पहल कर सकते हैं, और उसी प्रकार की पहल ये रामानुजन महाविद्यालय द्वारा की जा रही है। ये जो जागरूकता फैलाने और कौशल की जरूरत क्यों है? क्योंकि जहां हिंदी से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर हम लोग पर्याप्त जानकारी रखते हैं, उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता रखते हैं और रुचि भी रखते हैं, वहीं जब प्रौद्योगिकी का सवाल आता है तो अक्सर भारतीय भाषा भाषी लोग थोड़े से झिझक जाते हैं, उसमें थोड़ा सा संकोच अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। टेक्नोलॉजी से हमें दूर रहने की जरूरत नहीं है, उससे आशंकित रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, प्रौद्योगिकी हमारे लिए है। प्रौद्योगिकी कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी एक साधन है उस गंतव्य तक पहुंचने का, जो हम सबको लेकर के जाएगा। और वो गंतव्य क्या है? वो निजी विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, हमारे समाज का विकास हो सकता है, हमारी भाषाओं का विकास हो सकता है, हमारे शैक्षणिक तंत्र का विकास हो सकता है। तो हमें वहां जाना है और टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया में हमारे साथ है। वो हमें वहां ले जाने का एक वाहन या एक साधन मात्र है। तो उससे संकोच हमें नहीं करना है, बल्कि हमें हमारी जागरूकता को विकसित करना है। अब अक्सर मुझे इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनको सुनकर मुझे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, थोड़ी हंसी आ जाती है कि हमारी जागरूकता का स्तर आज भी क्या इतना कम हो सकता है। पिछले दिनों में दिल्ली के नेहरू प्लेस बाजार में गया था, जहां पर सॉफ्टवेयर वगैरह मिलते हैं, और वहां पर मुझे कुछ युवक दिखाई दिए हरियाणा से आए हुए। और वो युवक बड़े वहां पर बदहवासी की स्थिति में घूम रहे थे, क्योंकि वो कुछ तलाश रहे थे जो उनको मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने उनको परेशान देखा, तो मैंने उनको बुला करके पूछा कि आप क्यों परेशान हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, सर हम यूनिकोड खरीदने आए हैं, वो कहाँ मिलेगा? तो मेरी हंसी छूट गई और मैंने कहा कि यूनिकोड खरीद के आप करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा, सर वो भारत सरकार की एक टाइपिंग की परीक्षा होती है, स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा होती है, जिसके नियमों में ये लिखा हुआ है कि हमें यूनिकोड मंगल फॉन्ट में टाइपिंग का अभ्यास, उसका टेस्ट जो होगा वो परीक्षा हमें उसमें देनी है। तो वो हमारे पास तो है ही नहीं यूनिकोड। तो उसको हमें लगा कि दिल्ली के नेहरू प्लेस से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी जहां पर ये चीज मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर आए हैं हरियाणा से टैक्सी करके। मैंने उन्हें कहा कि ये यूनिकोड तो आपके अपने कंप्यूटर में ही है और आपको कहीं आने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपके मोबाइल में भी है, आपके कंप्यूटर में भी है, और आपको 4-5 बार क्लिक करने की जरूरत थी, और वैसा करने के बाद आप यूनिकोड का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते थे। तो जागरूकता का स्तर हमारे यहाँ पर कम है, खासतौर पर यूनिकोड के बारे में। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि यूनिकोड के बारे में किसी भी सामान्य हिंदी भाषी व्यक्ति से पूछा जाए कि ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, और हमें इसे जानने की जरूरत क्यों है, तो इसे जानने की जरूरत इसलिए है कि यूनिकोड के बिना हिंदी में जो प्रौद्योगिकी का कार्य हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसकी बुनियाद जो पड़ी थी वो यूनिकोड के माध्यम से पड़ी थी। अब यूनिकोड सबसे बड़ी उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि विश्व का हर व्यक्ति अपने कंप्यूटर और फोन पर अपनी भाषा में काम करने में सक्षम होना चाहिए। ये इस टेक्नोलॉजी का एक उद्देश्य है। और ये सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एक एनकोडिंग है। एनकोडिंग क्या होती है वो मैं आगे स्पष्ट करूंगा। तो यूनिकोड ने क्या किया, यूनिकोड के आने के बाद क्या हुआ और यूनिकोड कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊं कि सन 1991 में यूनिकोड का पहला संस्करण आया था। और ये यूनिकोड का जो संस्करण आया उसमें हिंदी भाषा मौजूद थी उसी समय, सन 1991 में। और ये कहां से आया? ये यूनिकोड कंसोर्शियम नाम की एक संस्था थी, वैश्विक संस्था,
उस संस्था में दुनिया भर की कंपनियों, दुनिया भर की सरकारों, दुनिया भर की भाषाओं के विशेषज्ञ थे। उन सब ने मिलकर के कुछ कार्य किया बरसों तक कि कैसे हमारी अन्य भाषाएं जो अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी से इतर जो भाषाएं हैं, वो कैसे तकनीकी दुनिया में सक्षम बने। तो उसके लिए कुछ बुनियादी हमें बदलाव करने होंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणालियों में, और खास तौर पर कंप्यूटर में जिस प्रकार से टेक्स्ट या पाठ को स्टोर किया जाता है उसकी कार्यप्रणाली में हमको बदलाव करना होगा। क्योंकि उस समय कंप्यूटर का जो स्टोरेज सिस्टम था वो सिर्फ अंग्रेजी को ही स्टोर करने की सुविधा देता था। तो होता यह था कि उस समय जो हिंदी में काम करना चाहते थे या अन्य भाषाओं में काम करना चाहते थे, वो क्या करते थे कि अंग्रेजी के फॉन्ट्स को ही थोड़ा सा परिमार्जित कर लेते थे कि वो दिखने में हमें हिंदी जैसे दिखें, लेकिन पृष्ठभूमि में या अंग्रेजी में ही काम करते थे ये फॉन्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर स्टोर ही अंग्रेजी में ही कर सकता था टेक्स्ट को। तो ये जरूरत थी कि पूरी दुनिया की भाषाओं का क्या होगा, क्या सिर्फ अंग्रेजी के लिए तो नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो तब ये पहल हुई 1990 के दशक में, और उसके बाद आप देखिए कि 1991 में यूनिकोड कंसोर्शियम ने पहला संस्करण जारी किया जिसमें हिंदी भाषा मौजूद थी, हमारी देवनागरी लिपि उसमें मौजूद थी। और उसके बाद जो स्पष्ट होने लगा हमें कि इससे क्या बदलाव आएगा हमारी दुनिया में, तो वो बदलाव ये आएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी डिजिटल उपकरण हो, किसी भी प्रकार का डिजिटल उपकरण हो, भले ही वो मोबाइल है या कंप्यूटर है या कोई और डिजिटल उपकरण है, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे भले ही वो विंडोज हो या मैकिंटोश हो, चाहे वो लिनक्स हो या एंड्रॉइड हो या iOS हो या कोई और अन्य प्लेटफॉर्म हो, जैसे जियो के प्लेटफॉर्म्स आजकल आ रहे हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी डिजिटल उपकरण हो और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर सॉफ्टवेयर में किसी भी भाषा और किसी भी लिपि में काम करना संभव होना चाहिए। तो ये उद्देश्य है जो स्पष्ट हो गया कि यूनिकोड इसलिए लाया गया है, और वो अपने उद्देश्यों को भली प्रकार पूरा कर रहा है। तो यूनिकोड का उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है। कोई भी उपकरण, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सॉफ्टवेयर, लेकिन सभी भाषाओं के लिए समान अवसर, सब भाषाओं को उनमें काम करने की आजादी होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए यूनिकोड के आने से पहले हमें हिंदी में काम करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे जो खास हिंदी में काम करने के लिए बनाए जाते थे। उसके बिना हिंदी में काम नहीं हो सकता था। तो यूनिकोड के आने के बाद उन विशेष सॉफ्टवेयरों की हमें जरूरत नहीं रह गई। हमारा आम आदमी सक्षम हो गया, क्योंकि अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हिंदी में काम करने लगे, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हिंदी में काम करने लगे, आप एक्सेल में हिंदी में काम करने लगे, आप इंटरनेट पर हिंदी में काम करने लगे। यानी कि एक तो आप अंग्रेजी की जो विवशता थी उससे दूर हो गए, और दूसरा आप उन नए खर्चों से भी बच गए जो आपको अनावश्यक खर्चे करने पड़ते थे और बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी पहले। तो यूनिकोड ने आने के बाद बहुत कुछ सरलीकरण कर दिया और सब कुछ बहुत आसान बना दिया और सभी भाषाओं को एक मंच पर ले आया। अब यहाँ कुछ बातें हमें जानने की जरूरत है कि क्या बड़ा बदलाव आया। देखिए, बड़ा बदलाव बहुत सारे स्तरों पर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि कंप्यूटर जो है हमारी भाषा को पहचानने लगा, जो उससे पहले हमारी भाषा को पहचानता नहीं था। अब वो क्यों नहीं पहचानता था और उसका क्या, हम कैसे जाने कि वो नहीं पहचानता था? इसका उदाहरण देखिए आपके सामने है। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये कृतिदेव फॉन्ट में है, कृतिदेव 010। हिंदी में पुरानी और नई प्रणालियों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, ये मैंने लिखा है। लेकिन जब इस टेक्स्ट को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखता था कृति में, और उसके बाद इसका फॉन्ट मान लीजिए मैं बदलकर अंग्रेजी का एरियल फॉन्ट कर देता था, तो ये सारा टेक्स्ट ऐसा हो जाता था जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये बदलाव इसमें आ जाता था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई समानता नहीं है। ये जो जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये तो कचरा है, ये तो जिब्रिश है जिसको कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर जानता नहीं कि ये जो टेक्स्ट है ये हिंदी का है और मैं इसको इसी तरह से दिखाऊं। भले ही आप फॉन्ट बदल लें फिर भी कंप्यूटर उसको उसी तरह से दिखाए। तो ये कंप्यूटर नहीं जानता था, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं पहचानता था। उसको तो लगा कि ये टेक्स्ट जो है इसको इस फॉन्ट में बदल दो और दिखा दो जैसा भी आता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पुराने फॉन्ट थे कृतिदेव आदि, ये अंग्रेजी के ही फॉन्ट के सिस्टम को इस्तेमाल करते थे। उनमें खाली दिखने के लिए हिंदी के चिन्ह डाल दिया करते थे। तो हमें दिखने में तो ये टेक्स्ट हिंदी में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर की दृष्टि में ये टेक्स्ट ये था जो नीचे दिखाई दे रहा है। यानी कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं जानता था। लेकिन यूनिकोड के आने के बाद बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया कि आपने अगर यूनिकोड के मंगल फॉन्ट में यही बात लिखी मान लीजिए,
हिंदी में पुरानी और नई प्रणालियों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद आपने मंगल की जगह दूसरा फॉन्ट बदल लिया, मान लीजिए एरियल यूनिकोड एमएस कर दिया आपने, तो भी टेक्स्ट वही रहता है। डिजाइन बदल गया, लुक और फील बदल गया, दिखने का जो उसका कलेवर था वो बदल गया, लेकिन टेक्स्ट नहीं बदला, जो पार्ट था वो वही रहा, भले ही आपने फॉन्ट बदल दिया। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से यूनिकोड ने बहुत बड़ी क्रांति हमारे सामने लाई। अब इससे क्या हुआ? इससे यह संभव हो गया कि लोग एक दूसरे के बीच में फाइलें भेजने लगे। उनके पास आपका फॉन्ट नहीं है तो कोई दूसरा यूनिकोड फॉन्ट वो इस्तेमाल कर लेंगे। आपका टेक्स्ट कहीं भी करप्ट नहीं होता था। आप अपने ईमेल में भी आप हिंदी में ईमेल करने लगे, आप हिंदी में सर्च करने लगे, आप हिंदी में वेबसाइटें बनाने लगे, क्योंकि अब वो समस्याएं दूर हो गई जो एक फॉन्ट और दूसरे फॉन्ट के बीच में अंतर से आया करती थी। तो जो जो कुछ अंग्रेजी में होता था वही हिंदी में होने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में अगर आप अंग्रेजी में अगर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में कुछ लिखते हैं और उसको बदल करके एरियल फॉन्ट में जब आप बदलते हैं तो टेक्स्ट नहीं बदलता, खाली उसका लुक बदलता है। अब यही स्थिति यूनिकोड के आने के बाद में हिंदी में भी आ गई और अन्य भारतीय भाषाओं में भी आ गई और दुनिया की भाषाओं में भी आ गई। अब कंप्यूटर आपकी भाषा को समझता है, वो पहचान जाता है, उसके लिए कुछ विशेष प्रणालियां हैं। हालांकि बुनियादी रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर किसी भाषा को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर की जो बुनियादी प्रणाली है वो तो 0 और 1 पर आधारित है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि जिनसे अब कंप्यूटर कम से कम एनकोडिंग का प्रयोग करते हुए ये जानने लगा है कि ये जो टेक्स्ट है ये हिंदी का है या किसी दूसरी भाषा का है। आपने उदाहरण देखा होगा, कई बार आप जाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग पर जाते हैं जो कि एक सर्च इंजन है हमारा, या फिर आप गूगल पर जाते हैं और वहां पर ट्रांसलेटर का जब आप प्रयोग करते हैं और आपने एक तरफ कुछ टेक्स्ट टाइप किया तो वहां पर लिखा है कि क्या ऑटो डिटेक्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप, कि मैं भाषा को अपने आप पहचान लूं कि ये कौन सी भाषा है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये यूनिकोड से संभव हुआ, क्योंकि यूनिकोड हर भाषा के अक्षरों को एक अलग पहचान देता है। आप दुनिया के किसी भी भाषा के कैरेक्टर को कंप्यूटर में आप टाइप कर सकते हैं और सब अलग अलग तरह से, सबके अलग अलग ढंग से उनको स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर जानता है कि ये कैरेक्टर फला भाषा का है जो यहां स्टोर किया जा रहा है। तो ये बुनियादी क्रांति आई यूनिकोड के आने से। अब मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो बुनियादी रूप से कंप्यूटर कोई भाषा नहीं समझता मित्रों, क्योंकि कंप्यूटर जिस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित है या डिजिटल प्रणाली पर आधारित है, जिस माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कंप्यूटर करता है, उसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो सिर्फ 2 स्थितियों को जानते हैं, स्विच ऑफ और स्विच ऑन, स्विच ऑफ करना और स्विच ऑन करना। और स्विच ऑफ को कंप्यूटर की भाषा में हम 0 से प्रकट करते हैं और स्विच ऑन को हम 1 से प्रकट करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं और उनकी स्थितियों के आधार पर कंप्यूटर ये पता लगाता है कि आपने क्या टाइप किया। तो जो भी आप टाइप करते हैं वो टाइप किया हुआ जो आपका टेक्स्ट है वो कंप्यूटर उसको 0 और 1 में बदल देता है और उसके बाद कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेता है। तो ये मैकेनिज्म है। तो कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं समझता जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, न वो अंग्रेजी को समझता है, न ये रूसी भाषा को समझता है, न हिंदी को समझता है। वास्तव में कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। तो प्रश्न पैदा होता है कि लेकिन हम तो हिंदी में काम कर पा रहे हैं और हमारा तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये भी हिंदी पर है और हिंदी जो है तकनीक की भाषा है, ऐसा हम मानते हैं आज के समय में। तो फिर ये जो दोनों के बीच में ये गुत्थी क्या है कि आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर भाषा को नहीं समझता। तो हाँ, कंप्यूटर की अपनी भाषा है जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, 0 और 1 है, और हमारी भाषा अपनी है जो हिंदी है या मान लीजिए मराठी या पंजाबी है। तो दोनों एक दूसरे की भाषा में कैसे काम करें, एक दूसरे के साथ में कैसे संपर्क करें, इंटरेक्ट कैसे करें, उसके लिए बीच में एक चीज की जरूरत है। बीच में हमें एक सिस्टम की जरूरत है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल दे और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदल दे। आसान है ना? बीच में हमें एक सिस्टम चाहिए जो हमारे टाइप किए हुए टेक्स्ट को कंप्यूटर की भाषा में बदल दे ताकि कंप्यूटर समझ जाए कि इसका क्या करना है। और जब कंप्यूटर हमें कुछ दिखाना चाहता है स्क्रीन पर तो वो उसे वही सिस्टम उसको हमारी भाषा में बदलकर हमें स्क्रीन पर दिखा दे, या प्रिंटर में प्रिंट आउट जब छोड़ना है तो हमारी भाषा में बदलकर प्रिंट आउट छोड़ दे। तो एक मैकेनिज्म चाहिए। जैसे आप देखिए कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि आता है, भारत में मेहमान आता है और वो जापानी भाषा बोलता है, लेकिन भारत में बोलने वाले लोग हिंदी समझते हैं, तो हमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है ना, जो उसकी भाषा हमें समझाता है और हमारी भाषा को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है दुभाषिया। तो कंप्यूटर की दुनिया में दुभाषिया कौन है? कोई तो होगा जो इन दोनों के बीच में संपर्क जिसने संभव बनाया।
और वो जो बीच में आता है उसको बोलते हैं एनकोडिंग, जिसका जिक्र मैंने आपसे सबसे पहले किया था कि यूनिकोड एनकोडिंग के आने के बाद सारे बदलाव आ गए। यानी यूनिकोड एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भाषाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदल देता है। असल में कंप्यूटर भाषा से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता बल्कि लिपि से ज्यादा रखता है, जहां तक स्टोरेज का सवाल है। तो कंप्यूटर हमारे देवनागरी में लिखे हुए टेक्स्ट को 0 और 1 की भाषा में बदलेगा और उसके बाद उसको उल्टा बदल देगा। तो इसको बोलेंगे एनकोडिंग, जब हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में डाला जाता है, और जब कंप्यूटर की भाषा हम तक पहुंचती है तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान और बहुत सरल है। एनकोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम अपने कंप्यूटर के साथ में आदान प्रदान कर पाते हैं संकेतों का, संदेशों का, अपनी बातों का। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया कि यूनिकोड क्यों किया जाता है, तकनीकी दुनिया में इतना ज्यादा इस यूनिकोड को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। अब यूनिकोड है क्या, उसको थोड़ा सा हम मान लीजिए समझने की कोशिश करें। तो यूनिकोड क्या है और एनकोडिंग क्या होती है। देखिए, जब आप अंग्रेजी में ए लिखते हैं तो इसको इस तरह से 0 1 0 0 0 0 1 इसमें बदला जाता है। तो कंप्यूटर समझ जाता है कि जब आप ए टाइप करते हैं तो मुझे इसको एनकोडिंग का प्रयोग करते हुए इस तरह से स्टोर करना है। वो एक नियम को देखता है कि अच्छा ए का मतलब क्या है मेरे लिए, और उसे उस नियम को देख के पता चल जाता है कि ए का मतलब है 0 1 0 0 0 0 0 1। इसी तरह बी का मतलब क्या है, ये है। और जब हिंदी आ जाती है क, तो क का मतलब क्या है, वो ये है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ये है। और फिर क को लिखने के अनेक तरीके हैं यूनिकोड में भी। ये दूसरा तरीका और ज्यादा बड़ा और थोड़ा ज्यादा एडवांस तरीका है, जिसको बोलते हैं 24 बिट का यूटीएफ, जिसमें ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। लेकिन अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कंप्यूटर और हमारे बीच में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी भाषा को इस तरह से बदलता है। मेरे ख्याल से ठीक हो गया। और इसको थोड़ा और भी ज्यादा विस्तार से जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपके लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। सिर्फ हमें यही समझना है कि यूनिकोड क्यों लाना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा हमें पहुंचानी थी और उसकी भाषा हम तक लानी थी, हमारी भाषा में अंग्रेजी पर निर्भरता हमें समाप्त करनी थी। अब यूनिकोड से आमूल चूल परिवर्तन आ गया दुनिया की भाषाओं में। क्या परिवर्तन आया वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला, हर कैरेक्टर के लिए अलग कोड का लक्ष्य है इसमें। मतलब दुनिया की हर भाषा के हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड है जो हर प्लेटफॉर्म और हर प्रोग्राम में चले। आप मान लीजिए एक ही पेज पर आप अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती सभी भाषाओं में टाइप कर सकते हैं एक ही पेज पर एक साथ। एक शब्द आप ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें पहला जो अक्षर है वो हिंदी का है, दूसरा अक्षर पंजाबी का है, तीसरा अक्षर जापानी का है, चौथा अक्षर हिब्रू का है, पांचवा अक्षर चीनी का है। और सभी भाषाओं के अक्षर आप देख पा रहे हैं, उनमें टाइप कर पा रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। तो कमाल की घटना है ना। आपको फॉन्ट भी नहीं बदलना पड़ रहा, एक ही फॉन्ट है, क्योंकि कंप्यूटर अब उन सब भाषाओं को समझता है और वो जानता है कि कौन सा कैरेक्टर मुझे किस तरह से दिखाना है। और ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि उसने हर भाषा के लिए यूनिकोड ने एक अद्वितीय या यूनिक कोड फिक्स कर दिया। तो हर कोड अपने से अलग है, हर कोड एक दूसरे से अलग है। पूरी दुनिया के जो कोड हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, 1,44,697 कैरेक्टर हैं पूरी दुनिया की 159 लिपियों में, जिनका आज कंप्यूटर पर समर्थन मौजूद है। ये फंडामेंटल जानकारी है, बुनियादी जानकारी है, जो आपको शायद मिलेगी नहीं कहीं पर, लेकिन इसको जब आप जानेंगे तो सोचिए कि आप एक तरह से कौशल, आपका तकनीकी कौशल कितना बढ़ा रहे हैं। आप सामान्य चीजों तक सीमित नहीं है, आपको फंडामेंटल, उसकी बुनियादी जानकारी भी है। तो यूनिकोड ने दुनिया की 159 लिपियों के लगभग 1.5 लाख कैरेक्टरों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए हैं और अलग अलग उनके लिए कोड निर्धारित किया है, 0101 जैसा। तो सारे के सारे कोड अलग अलग हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इन लिपियों में बहुत सारी लिपियां ऐसी है जो कि समाप्त हो चुकी थी, बहुत सारी लिपियां ऐसी है जो गणितीय हैं, अनेक लिपियां ऐसी है जो जिनको बोला नहीं जा सकता, सिर्फ लिखा ही जाता है। अनेक लिपियां जो है साइंटिफिक हैं, अनेक लिपियां ऐसी हैं जो कि चित्रों में है, जैसे इमोजी। जो इमोजी है वो भी यूनिकोड में मौजूद है। इमोजी भी एक लिपि है, वो चित्र नहीं है, वो असल में एक लिपि है, जैसी कि हमारी हिंदी लिपि है। और वो उसका समर्थन यूनिकोड में मौजूद है, इसलिए हम अपने हर प्लेटफॉर्म पर उनका बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी वो कहीं नहीं जाते वो कैरेक्टर्स, क्योंकि वो कैरेक्टर हैं, वो अक्षर हैं, वो चित्र नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया और यूनिकोड का जो नवीनतम संस्करण है उसका नंबर है 14। मतलब अब तक 14 संस्करण यूनिकोड के आ चुके हैं। अब देवनागरी के लिए जो समर्थन है पहले संस्करण से ही मौजूद था। यूनिकोड जब पहली बार आया 1991, तब पहले संस्करण में 104 देवनागरी के चिन्ह इसमें शामिल थे और अब देवनागरी के कुल 128 चिन्हों का समर्थन यूनिकोड में मौजूद है। पिछला जो बदलाव हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद से हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ज्यादातर हमारे जो कैरेक्टर्स थे आज यूनिकोड में शामिल हो चुके हैं, 128 कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर है, भारत की एक प्रणाली थी अपनी जिसको इसकी बोलते हैं, वो भी इसी तरह की एक प्रणाली थी कि अक्षर कैसे यूनिकोड, अक्षर कैसे हिंदी भाषा के और भारतीय भाषाओं के कंप्यूटर में कैसे पहुंचेंगे और हम उनको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए भारत में एक प्रणाली बनाई गई थी जिसका नाम था इसकी। ये भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से CDAC और TDIL नाम की परियोजनाओं में बनी थी और जो चिन्ह इसमें थे लगभग वही चिन्ह यूनिकोड कंसोर्शियम ने ले लिए हैं अपने यूनिकोड एनकोडिंग में। तो मेरे ख्याल से यूनिकोड आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। अब यूनिकोड कोई बहुत जटिल बात नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ रह गया हो तो देखिए, ये एक तालिका मात्र है। एक एनकोडिंग का मतलब वो एक तालिका, एक टैली, एक टेबल जिसमें बता दिया गया है कि अगर ए टाइप करता है कोई तो उसको कंप्यूटर की भाषा में कितने अंक दिए जाएंगे, क टाइप करता है कोई तो इसको कितने अंक दिए जाएंगे, थ को कैसे सेव किया जाएगा, आदि आदि। तो एक सिंपल टैली है ये और कुछ नहीं है। हालांकि ये टैली का आना बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है, लेकिन देखा जाए तो एक सिंपल टैली है। हालांकि इस टैली को कैसे स्टोर करेंगे, इतनी भाषाओं के इतने कैरेक्टर्स को एक दूसरे से अलग भिन्न रखते हुए, उनकी पहचान को इंटैक्ट रखते हुए कैसे स्टोर करेंगे, वो एक बहुत जटिल विषय है। लेकिन अगर आप बुनियादी रूप से देखें, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर देखें, अवधारणा के रूप में, तो ये बहुत सरल है कि हमारी भाषा के शब्दों को अंकों में कैसे बदला जाएगा, उसकी एक तालिका बना दी गई है। बस ऐसी ही तालिका पंजाबी के लिए है, ऐसी ही तालिका बंगाली के लिए है, तमिल तेलुगु के लिए भी है। तो यूनिकोड कोई जटिल विषय नहीं है, बल्कि ये तो जटिलता की समाप्ति का प्रतीक है। ये जटिलताओं को समाप्त कर रहा है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि आज आप यूनिकोड का प्रयोग हर जगह कर रहे हैं बड़े आराम से, चाहे आप इंटरनेट पर जाएं, चाहे आप अपनी फाइल में काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिकोड के आने के बाद जो बड़े बदलाव आए वो ये 10 रूपों में इनको देखा जा सकता है। पहला है टेक्स्ट डिस्प्ले। आपके कंप्यूटर में टेक्स्ट का डिस्प्ले होने लगा भारतीय भाषाओं में और अन्य भाषाओं में भी। अब टेक्स्ट के डिस्प्ले से मेरा मतलब है, आप कहेंगे कि डिस्प्ले तो पहले भी होता था, क्योंकि पहले भी हमारे पास फॉन्ट तो होते ही थे ना, तो डिस्प्ले हो जाता था। लेकिन नहीं, एक बड़ा बुनियादी बदलाव ये है कि भले ही आपके पास में आज उस भाषा का फॉन्ट ना हो, फिर भी आपके कंप्यूटर पर उस भाषा का टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी जापानी मित्र ने आपको आज कोई फाइल भेज दी जो जापानी भाषा में है और आपके पास तो जापानी का फॉन्ट भी नहीं है और आपने जापानी भाषा को सक्रिय भी नहीं किया हुआ है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, फिर भी आप उस जापानी भाषा के टेक्स्ट को देख पाएंगे। उसमें फिर भी उसमें डब्बे नहीं आएंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे, तो आप फिर भी देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में यूनिकोड मौजूद है और यूनिकोड में उस भाषा के कैरेक्टर्स मौजूद है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोई बाध्यता नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो हमारी हिंदी भाषा का टेक्स्ट डिस्प्ले बेहद आसान हो गया यूनिकोड के आने के बाद। आपको कहीं से फॉन्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रही, किसी भी प्रकार की अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं रही। ये हुआ पहला। और टेक्स्ट डिस्प्ले जो है, जब उसकी बात करते हैं तो उसके बहुत सारे रूप हैं जिनका जिक्र हम करेंगे। इनके साथ ही साथ टेक्स्ट स्टोरेज होने लगा। आपका टेक्स्ट हिंदी भाषा में कंप्यूटर स्टोर करने लगा। टेक्स्ट का आप इनपुट करने लगे, यानी कि टाइपिंग करने लगे, ज्यादा बेहतर तरीके से, जो पहले नहीं कर पाते थे। उसके बाद स्थानीयकरण हो गया, यानी आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनका चेहरा मोहरा हिंदीकृत किया जा सकता है आज, और हम देखेंगे उस बात को। आपके सॉफ्टवेयरों का जो चेहरा मोहरा है उसको पूरी तरह से हिंदी में बदला जा सकता है। तो ये एक और बड़ा काम हो गया। उसके बाद भाषाई नामकरण होने लगे, जिनका जिक्र आगे करेंगे। आप अपनी भाषा में अब फाइलों के नाम लिखने लगे और बहुत कुछ करने लगे। भाषा सुविधाएं आ गई, यानी जो सुविधाएं अंग्रेजी भाषा में थी काम करने के लिए या दफ्तरों में काम करने के लिए, वो अब हमारी भाषाओं में भी आ गई। तो 10 पहलू जिनका जिक्र कर रहा है उसमें से ये छठा पहलू हुआ। सातवां है वेब समर्थन। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में काम करना, मेल भेजना आदि संभव हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई हिंदी में, जो पहले संभव नहीं थी। अगर यूनिकोड ना होता तो बिल्कुल ही संभव नहीं थी। तो ये आ गई। और भावी दिशाएं, जैसे बहुत सारे नए बदलाव आ रहे हैं।
जो आप उनके बारे में सुनेंगे और आगे हम जिक्र करेंगे, तो वो भावी दिशाओं में भी हिंदी हमारी जो भाषा है वो वहां भी पहुंच गई, जो आगे बहुत कुछ होना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, हमेशा छलांगे लगाती रहती है, तो आगे क्या होना है वो भी इसमें आ गया। भावी दिशाओं में जो अन्य भाषाओं में होगा वो हिंदी में भी होगा या हो सकता है। तकनीकी विकास हिंदी में संभव हो गया। यदि हिंदी में आप कुछ बनाना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन आदि, तो वो बनाना संभव हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 10 बड़े बदलाव आए हैं। तकनीकी भाषा तकनीकों के 10 पहलू हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने इस दिशा में सबसे बड़ी पहल की। सन 2000 में पहली बार हमारे कंप्यूटरों में यूनिकोड आया और वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के माध्यम से आया, विंडोज एक्सपी और विंडोज 2000। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों में हिंदी का समर्थन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे तमाम उत्पादों में हिंदी का समर्थन यूनिकोड के जरिए आ गया। विंडोज में भी आप काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, बिंग में काम कर सकते हैं, एज ब्राउजर में आप हिंदी में काम कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं, एज्योर में कर सकते हैं। इनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा अंतिम 4 के बारे में, लेकिन ये भी थोड़े आधुनिक किस्म के उत्पाद हैं और उनमें आप हिंदी में काम करते हैं। बिंग क्या है, सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। एज क्या है, ब्राउजर है, जैसे क्रोम ब्राउजर का आप इस्तेमाल करते हैं वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है। विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। और एज्योर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए क्लाउड वाले सिस्टम बनाए जाते हैं या क्लाउड आधारित सेवाएं हमको मिलती है। तो आपको ज्यादा जटिल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इन चीजों को अनदेखा कर दीजिए। हम बात करेंगे बुनियादी रूप से विंडोज और ऑफिस की। तो सबसे पहली बात, टेक्स्ट डिस्प्ले आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके सिस्टम में पहले से यूनिकोड हिंदी, यूनिकोड का सपोर्ट मौजूद है, समर्थन मौजूद है और हिंदी शेपिंग इंजन भी मौजूद है। देखिए, जब आप किसी दूसरी भाषा में काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर जब आप अंग्रेजी में काम करते हैं, तो अंग्रेजी की जो लिपि है जिसको लैटिन कैरेक्टर्स कहा जाता है या रोमन लिपि के रूप में हम जानते हैं, वो लीनियर है। लीनियर का मतलब एक लाइन में चलती है। जैसे पहले आपने कोई अक्षर लिखा, उसके बाद दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, एक के बाद एक आते चले जाते हैं और एक क्रम में रहते हैं वो सारे अक्षर। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है ना। हिंदी में आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हैं, तो मैं के बाद आ की मात्रा ठीक है लीनियर, ई जो है वो भी लीनियर, लेकिन उसके बाद जो कै लिखा उसके पास ये एक तरफ जो ये आ गया है, रेफ का जो ये निशान आया है, ये तो पीछे चला गया ना, आगे के बजाय, और साइड में चला गया, पीछे की भी बजाय एक अलग दिशा में चला गया। तो ये हिंदी अलग तरह की भाषा है। उसके बाद आपने ये माइक्रो लिखा तो इसमें ये मात्रा ऊपर जा रही है, थोड़ी पीछे की तरफ है और ऊपर जा रही है। स लिखा, उसके बाद औ का देखिए ये ऊपर चला गया शिरोरेखा से। आपने फ लिखा, उसके नीचे नुक्ता लगाया तो ये नीचे लग गया। जबकि अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं है ना, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सामान्य चलते रहते हैं, पीछे नहीं जाएंगे वो, या साइड में नहीं जाएंगे, आदि आदि। अगर आप कहें कि चलो भाषाओं में उच्चारण के लिए जो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जो डायक्रिटिकल मार्क्स होते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सामान्य भाषा की बात कर रहा हूं इस समय। मैं वो मार्क्स की जरूरत होती है कि आप कई बार जब उच्चारण दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार के मार्क्स का या चिन्हों का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य अंग्रेजी भाषा में इस तरह के चिन्हों की जरूरत नहीं है, वो एक लीनियर भाषा है। लेकिन हिंदी ऐसा नहीं है। हमारी जो हिंदी है वो लीनियर लैंग्वेज नहीं है, उसमें अनेक प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे आपने ये लिखा समर्थन, तो इसमें ये ऊपर चला गया। कई बार आपने अड्डा लिखा तो डे के नीचे डे चला गया एक और। तो ये सब दूसरी भाषाओं में नहीं होता। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और इसी प्रकार की देवनागरी का प्रयोग करने वाली हमारी भाषाओं में कुछ विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं को कंप्यूटर में कैसे लाएं? ये खाली यूनिकोड के जरिए नहीं हो सकता। इसके लिए हिंदी शेपिंग इंजन की जरूरत है, जो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी शेपिंग इंजन। और ये शेपिंग इंजन भी आपके कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए संभव हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले। कहीं से कोई कुछ भी आता है आपके पास तो आप उसको देख सकते हैं अपनी भाषा में। पहली बात, आपके हिंदी के समर्थन का पहला स्तर। अब दूसरे स्तर पर चलते हैं, टेक्स्ट स्टोरेज। आपके पास जो फाइल आई, किसी ने जो फाइल आपको भेजी, उसको आप स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, आप रख सकते हैं। उसको आप स्टोर कर लेंगे, दोबारा खोलेंगे तब भी आप खोल पाएंगे। किसी को भेजना चाहते हैं तो भी आप भेज पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में यूनिकोड एन्कोडिंग का समर्थन है विंडोज में, और उसकी बदौलत आप फाइल सिस्टम में उसको स्टोर कर सकते हैं। हिंदी के किसी भी टेक्स्ट को अपनी फाइल सिस्टम में या फाइलों में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्टोर करने के और भी तरीके हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के, जैसे डेटाबेस। आपने नाम सुना होगा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? एक अलग एप्लीकेशन होता है जिसमें डेटा को बहुत सुनियोजित या सुसंगठित ढंग से रखा जाता है।
सूचनाओं को। उसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग किया हो कभी, तो वो भी एक डेटाबेस है। और अगर आपने एक्सेल का प्रयोग तो किया ही होगा, तो उसको भी आप छोटे स्तर पर डेटाबेस मान सकते हैं, छोटे स्तर पर। हालांकि उसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, लेकिन छोटे अर्थों में अगर कहें तो वो भी डेटाबेस का ही एक रूप है। डेटाबेस थोड़ी व्यापक अवधारणा है, जिसमें अनगिनत टेबल हो सकते हैं और वो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि फाइलों को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्टोर करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप उसको फाइल बना दें, उसको डेटाबेस में भी स्टोर किया जाता है। और डेटाबेस में भी हिंदी को स्टोर करना संभव है, उसका टेक्स्ट स्टोरेज के लिए पूरा समर्थन मौजूद है। तो ये हुआ दूसरा स्तर आपका, हिंदी का टेक्स्ट स्टोरेज संभव हो गया, वो करप्ट नहीं होता। आप 10 साल बाद भी उसको खोलेंगे तब भी वो आपको पूरी तरह से सुरक्षित मिलेगा। आप एक सिस्टम में, आप विंडोज में करें तो भी मिलेगा, आप मैक में करेंगे तो भी इसको स्टोर कर पाएंगे, आप एंड्रॉइड में भी स्टोर कर पाएंगे। यानी कि यूनिकोड की बदौलत टेक्स्ट स्टोरेज संभव हो गया, जो पहले शायद मुश्किल था, क्योंकि आपके पास फॉन्ट ही नहीं है तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि सिर्फ फॉन्ट तक हिंदी की टेक्स्ट जो था वो सीमित था। तीसरे नंबर पर क्या हुआ? तीसरे नंबर पर यह हुआ जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट इनपुट संभव हो गया। यानी अब आप अपनी भाषा में टाइपिंग करना आपके लिए आसान हो गया। आपके लिए अपनी भाषा में टाइपिंग करना आसान हो गया, टेक्स्ट इनपुट जिसको बोलते हैं। और टेक्स्ट इनपुट शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अब आपके लिंग आहे, लिंग घ्यायचा, लिहितो साहेब लिंग, लिंगधारणचे साधन, त्याच्यातली थोडी थोडी जर लिहिलीस तरी चालते, ह्याच्यातली 2 ओळी लिहिलीस तरी चालतं, लिंगधारणचे साधन। आप कृपया इनको म्यूट कर दें अगर आपके पास एडमिन राइट्स हैं तो। वगैरे काय लिहायची काही गरज नाही तशी, तरी पण ठीक है जी। तो टेक्स्ट इनपुट जो था वो संभव हो गया। और टेक्स्ट इनपुट शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि टाइपिंग मात्र नहीं है, आज कंप्यूटर में आप टेक्स्ट को भेजने के लिए या अपनी बात कहने के लिए कंप्यूटर में अपनी भाषा या अपनी लिपि में अब सिर्फ टाइपिंग तक हम लोग निर्भर नहीं है, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम बोलकर भी टाइप करने लगे, या कुछ अन्य माध्यमों से भी हम टाइप करने लगे हैं। तो अब सिर्फ कीबोर्ड मात्र नहीं है, इसलिए हम टेक्स्ट टाइपिंग नहीं कहते, बल्कि इसको टेक्स्ट इनपुट कहते हैं, कि बहुत सारे माध्यमों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टाइपिंग करेंगे। तो टेक्स्ट इनपुट भी संभव हो गया। यूनिकोड के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों में टेक्स्ट इनपुट पूरी तरह से आपको मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन जाएं, और अन्य आप एप्पल के उत्पादों में भी मिलेगा तो गूगल के उत्पादों में भी मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदी टेक्स्ट इनपुट अब आसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सबसे पहले तो आपको विंडोज में एक इंस्क्रिप्ट नाम का डिफॉल्ट कीबोर्ड लेआउट मिलने लगा। अब आप जब जाकर के अपने कंप्यूटर में हिंदी को सक्रिय करते हैं, तो सक्रिय करते ही इंस्क्रिप्ट नाम का एक लेआउट आपके सामने आ जाता है, इंस्क्रिप्ट। और वो क्या है? हिंदी और भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए एक खास कीबोर्ड लेआउट बनाया गया है, कीबोर्ड का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आप भारतीय भाषाओं में ज्यादा आसानी से, ज्यादा तेज रफ्तार से और ज्यादा प्रवीणता के साथ आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपको इसको और स्पष्ट करता हूं। देखिए, जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अलग अलग भाषाओं में काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। जैसे अंग्रेजी का जो कीबोर्ड है उसमें QWERTY से शुरू होती है उसकी कुंजियां, और आपको लगता होगा कि ये QWERTY क्यों है ये? तो इसका एक कारण है, इनको इस तरह से बनाया गया है कि आप कंप्यूटर पर ठीक ठाक, मतलब बहुत तेज भी नहीं लेकिन बहुत धीमे भी नहीं, आप ज्यादा आसानी से कंप्यूटर पर काम कर सके। तो कंप्यूटर का लेआउट इस तरह से बनाया गया है कीबोर्ड का कि वो आपके लिए ज्यादा आसान रहे, आपको ज्यादा तेजी से काम करने में मदद करे। तो उसी तरह से हिंदी के लिए भी एक कीबोर्ड लेआउट बनाया गया, जो हिंदी के लिए खास तौर पर हिंदी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी ध्वन्यात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, और उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। तो हालांकि हमारे देश में, हमारी भाषाओं में बहुत कम लोग इंस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जागरूकता कम है, तो लोगों ने अपनाया नहीं, क्योंकि उनको 2-4 दिन सीखना पड़ता वो हिंदी में टाइप करने का तरीका। तो इसलिए लोगों ने अपनाया नहीं, क्योंकि जागरूकता का अभाव था। लेकिन यदि वो लोग अपना लें तो आपके लिए हिंदी की कोई समस्या ही नहीं रह जाती है, जहां तक टेक्स्ट इनपुट का प्रश्न है। जैसे आप अंग्रेजी से जब कई बार आप टाइप करते हैं रोमन के जरिए बदलते हुए, तो आपने देखा होगा कि बहुत मशक्कत करनी पड़ती है शब्दों को, अक्षरों को जोड़ने के लिए, सही शब्द लाने के लिए, और जटिल शब्द जब होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आपने इंस्क्रिप्ट लेआउट सीख लिया तो फिर वो आसान हो जाता है, वो बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट जो है अपने आप सक्रिय हो जाता है जब आप अपने कंप्यूटर में जाकर के, और टेक्स्ट इनपुट जब आप अपने कंप्यूटर में जाके हिंदी भाषा को जोड़ते हैं।
तो ये अपने आप आ जाता है और आप कंप्यूटर में काम करना शुरू कर सकते हैं तुरंत हिंदी भाषा में। उसके बाद अनेक कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हैं विंडोज में, सिर्फ इंस्क्रिप्ट ही नहीं है। आज अगर आप चाहें तो आपके विंडोज में आप फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट को भी सक्रिय कर सकते हैं, जो अंग्रेजी के जरिए हिंदी में टाइप करने का एक तरीका है। आप अंग्रेजी में लिखते हैं लेकिन टेक्स्ट जो है हिंदी में बदलता चला जाता है। तो उसमें अनेक कीबोर्ड लेआउट है, जैसे आप देखेंगे देवनागरी का भी एक अलग कीबोर्ड लेआउट है, देवनागरी इंस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। फिर एक हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट है। यानी विंडोज में हिंदी में काम करने के अनेक तरीके मौजूद हैं आज, एक तरीका मात्र नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें क्या फर्क है, थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। और एक बड़ी बात यह है कि भारत के मानकों का, भारत के जो स्टैंडर्ड्स बने हैं ना कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमारी भाषाओं में, ये कंप्यूटर, विंडोज कंप्यूटर उसका पालन करता है, और मैकिन्टोश कंप्यूटर भी करता है और गूगल भी करता है। उन स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं ये, क्योंकि ये उनके लिए अनिवार्य है। अगर भारतीय भाषाओं में कोई भी उत्पाद लाना चाहता है तो जरूरी है कि वो उनका उसके मानकों का पालन करे। अब इन दोनों कीबोर्ड लेआउटों में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं मेरा MS वर्ड खोल लेता हूं एक सेकंड के लिए और आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। जैसे ये मैंने MS वर्ड खोला और उसमें मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और यहाँ पर मैंने फॉन्ट बदल लिया। और आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि हिंदी में अब सिर्फ मंगल फॉन्ट नहीं है, बल्कि अनेक फॉन्ट आज हिंदी में मौजूद है। तो जैसे मैंने एक फॉन्ट बदला है जिसका नाम है एरियल यूनिकोड MS, और मैं जाके यहाँ पर इंस्क्रिप्ट मेरा जो लेआउट था, जिसको हिंदी ट्रेडिशनल भी कहा जाता है, उसको मैं यहाँ से क्लिक करके टाइपिंग करना शुरू करता हूँ। उदाहरण के तौर पर तो आप देखिए बड़े आराम से इसमें टाइप हो रहा है, बहुत तेज रफ्तार से और बहुत शुद्धता से। यहां तक कि जो जटिल जो शब्द होते हैं उनको भी टाइप करना बेहद आसान है, बिना किसी संघर्ष के। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक जटिल शब्द है, ये भी एक जटिल शब्द है, ये एक जटिल शब्द है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं कुछ भी जोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है जो सब कुछ करने में, भारतीय भाषाओं में बहुत तेज रफ्तार से काम करने में सक्षम है। यहां तक कि आप एक भाषा में इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग सीख जाते हैं तो आप अन्य भाषाओं में भी अपने आप टाइपिंग सीख जाते हैं। जैसे यदि मैं चाहूं तो यही सारी चीजें मैं गुजराती में भी लिख सकता हूं, बिना गुजराती को सीखे, बिना गुजराती पे टाइपिंग सीखे, बिना गुजराती की लिपि सीखे, फिर भी मैं गुजराती में काम कर सकता हूं, क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं का जो बुनियादी नियम है इंस्क्रिप्ट में वो समान है। सभी में सेम कीज आपको दबानी पड़ती है, समान कुंजियां, समान बटन कीबोर्ड पर दबाने हैं और समान ढंग से ही सभी भाषाओं में टाइप होता है। तो ये भारत का मानक है हिंदी भाषा में, जिसको बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। तो ये पहला एक बड़ा विकल्प मिलता है आपको विंडोज में, विंडोज 10 में या विंडोज 11 में, विंडोज 10 या 11 में। दूसरा बड़ा विकल्प जो है उसको बोलते हैं हिंदी फोनेटिक। तो पहले हम लोग जो जाते थे इंटरनेट पर जाते थे और इंटरनेट पर जाकर बहुत ढूंढना पड़ता था कि कौन सा टूल मैं डाउनलोड कर लूं जिससे मैं अंग्रेजी में काम कर लूं और वो हिंदी में बदलता चला जाए, देवनागरी में बदलता चला जाए। लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपके अपने कंप्यूटर में ही वो सुविधा समाहित कर दी गई है, जो हिंदी यूनिकोड के माध्यम से रोमन का इस्तेमाल करते हुए देवनागरी में आउटपुट करने की सुविधा आपके विंडोज में ही मौजूद है। आपको सिर्फ कंट्रोल पैनल में जाना है और वहां लैंग्वेज नाम का सेक्शन होगा, वहां जाना है, वहां जाके आपको हिंदी भाषा को जोड़ लेना है। और जब आप हिंदी जोड़ेंगे तो उसमें कई कीबोर्ड के विकल्प दिखाए जाएंगे, जिनमें से एक तो होगा इंस्क्रिप्ट, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, जिसको हिंदी ट्रेडिशनल भी कहते हैं, और दूसरा होगा हिंदी फोनेटिक। तो आप हिंदी फोनेटिक को जब आप वहां पर चुन लेंगे तो ये यहाँ पर आपकी टास्क बार में दिखाया जाएगा हिंदी फोनेटिक, जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। आप जब भी कहीं भी काम करना हो, चाहे वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, इंटरनेट पर, ईमेल में, कहीं भी, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको खोल लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे हिंदी फोनेटिक पर और अब टाइप करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, मैंने रामानुजन अंग्रेजी में लिखा और जैसे स्पेस दबाऊंगा ये हिंदी में बदल जाएगा, देवनागरी में बदल जाएगा। महाविद्यालय। अब आप कहेंगे कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि अब ये विंडोज में ही मौजूद है, आपको कहीं से भी कोई भी टूल जाकर के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और जब विंडोज में मौजूद है तो ये शायद ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता होगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है और विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है। तो ये दूसरा तरीका हुआ
आपकी भाषा में जो उपलब्ध जो 2 अलग अलग कीबोर्ड है वो मैंने आपको दिखाए। और हम फिर से चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया कि टेक्स्ट इनपुट में अब कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद स्थानीयकरण, यानी आज ये संभव हो गया है कि आप पूरे के पूरे विंडोज को हिंदी भाषा में बदल लीजिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में विंडोज पर जो कुछ भी संदेश आते हैं या जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जैसे आप कंट्रोल पैनल में अगर आज जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूं और मैंने इस समय विंडोज 11 खोला हुआ है। मान लीजिए मैं सेटिंग्स में जाता हूं, ये मेरा विंडोज 11 खुला, तो ये सब कुछ अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है ना। आप जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ अंग्रेजी में है। चाहे आप डिस्प्ले पर जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो भी सब कुछ अंग्रेजी में है, सारी चीजें अंग्रेजी में है। लेकिन आप आज इसको पूरी तरह से बदलकर सब कुछ हिंदी में कर सकते हैं। पूरा का पूरा विंडोज आपका बदलकर हिंदीमय किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन, यानी हमारी भाषाओं में विंडोज को बदल लेना। यानी वहां पर अंग्रेजी की बाध्यता ही समाप्त हो गई। फाइलों के नाम भी आप हिंदी में रखिए, आपको सारे संदेश जो आएंगे सिस्टम से वो भी हिंदी में ही लिखे हुए आएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, या आपका सत्र आरंभ हो रहा है, या थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आदि आदि जो कुछ भी विंडोज में होगा सब हिंदी में आएगा, क्योंकि उसमें स्थानीयकरण का समर्थन आ गया है। तो ये हुआ स्थानीयकरण। और ये जो स्थानीयकरण है सिर्फ विंडोज में ही नहीं, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी स्थानीयकरण कर सकते हैं। यानी वहां पर जो कुछ लिखा हुआ आता है, फाइल विंडो आदि जो कुछ भी आता है, जैसे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ वगैरह जो कुछ भी है आप सब कुछ हिंदी में कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया जिसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। अब कैसे करेंगे आप इसको? करने के लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लीजिए ऑफिस का, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, और उसमें आप रिव्यू नाम का ये टैब आपको दिखाई देगा, यहां पर जाइए। जब आप रिव्यू में जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे बटन हैं, इनमें से एक बटन है लैंग्वेज। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 विकल्प आएंगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। तो इसमें से लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको सेटिंग करनी होती है, जैसे मैंने की हुई है हिंदी। अब ये जो हिंदी है, अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं, आप यहां पर भाषा को जोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऐड लैंग्वेज। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भाषाओं की सूची आ जाती है। तो जिस भाषा को भी आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। देखिए हिंदी यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर ग्रे कलर में दिखाई दे रही है क्योंकि मैं इसको जोड़ चुका हूँ। ये डिसेबल्ड है कि आप तो पहले ही जोड़ चुके हैं हिंदी को, लेकिन आप किसी भी भाषा को यहाँ जाकर के जोड़ सकते हैं, हिंदी को भी, ऐड ए लैंग्वेज। और जब ये भाषा यहाँ आ जाती है तो यहाँ दिखाई देती है। और उसके बाद आप इस भाषा को अगर मूव अप कर देते हैं, मतलब ऊपर कर देते हैं वरीयता क्रम में, तो अब क्या होगा कि हिंदी आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाती है। आपके कंप्यूटर की, आपकी ऑफिस की डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो अब हिंदी हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं इसको ओके करता हूं, और ओके करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आपको ऑफिस को रिस्टार्ट करना होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेता हूं। मैंने इसको, वर्ड को मैं बंद कर देता हूं। मैंने वर्ड को बंद कर दिया। इसकी 2-3 फाइलें खुली हैं, इन सबको मुझे बंद करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ऑफिस को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऐसा कर पाएंगे। मैं एक बार देखता हूं कि क्या होता है। तो ये देखिए मेरा ऑफिस अब शुरू हो रहा है और यहाँ लिखा है प्रारंभ कर रहा है। अब देखिए जो कुछ आ रहा है, रिक्त दस्तावेज है, या यहाँ पर देखिए इतने घंटे पहले सब कुछ, मुख पृष्ठ नया, आदि आदि। मैंने मान लीजिए रिक्त दस्तावेज एक बनाया, सब कुछ हिंदी में। देखा आपने, फाइल, होम, सम्मिलित करें, ये करें, वो करें, सब कुछ जितने भी कमांड्स आदि सब कुछ है वो सारे हिंदी में है। इसको बोलते हैं स्थानीयकरण। आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो हिंदीकृत हो गया है। देखिए कहीं भी आप क्लिक करें सब कुछ हिंदी। स्पर्श से ही आरेखित करें, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ भी करना है तो हिंदी में ही संदेश है। तो ये बदलाव, बहुत सारे बदलाव जो आए हैं यूनिकोड के आने के बाद और माइक्रोसॉफ्ट की पहल के बाद, कि आपका कंप्यूटर आपको अपनी भाषा में उपलब्ध होना चाहिए। अब इसको हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे? आप फिर से समीक्षा में जाएंगे, जो अंग्रेजी में रिव्यू था, यहां जाके आप भाषा पर क्लिक करेंगे और भाषा प्राथमिकताओं पर जाएंगे। अब चूंकि सब कुछ हिंदी हो गया, अब यहाँ पर आप अंग्रेजी को ऊपर ले जाएं और इसको बंद कर दीजिए, ठीक पर क्लिक करके। अब ये कह रहा है कि आपको पुनरारंभ करें ताकि आपका भाषा का परिवर्तन जो है हमें देखने को मिले। मैंने कहा ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना, नहीं सहेजें,
और अब दोबारा मैं वर्ड को ओपन करता हूं या चलाता हूं तो अब ये अंग्रेजी में खुलेगा। इतना आसान है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। देखिए अब सब कुछ अंग्रेजी में आ गया। यानी ये बुनियादी और क्रांतिकारी परिवर्तन आपके रोजमर्रा के कामकाज के क्षेत्र में आए हैं। अब और कुछ चीजें घटित हुई है। आपने देखा विंडोज में भी हो गया और यहां भी हो गया, यहां तक कि आपके सर्च आदि में भी हो गया है। आप अगर बिंग पर जाते हैं वहां पर भी आपको भारतीय भाषाएं मिलेंगी, आपको गूगल में भी भारतीय भाषाएं मिलेंगी। तो ये न माने कि मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूं, अन्य संस्थानों ने भी जो कुछ किया है मैं उसको भी आपको बताता रहूंगा। फिर से चलते हैं हम लोग कि अगला क्या हुआ। ये चार चीजें आपने देखी, चार बदलाव तो ये आ चुके हैं आपके सामने, और मेरे ख्याल से सब कुछ आपको बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट हो रहा होगा क्योंकि हम आपको सब कुछ करके दिखा रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर चले तो भाषाई नाम समर्थन। आज आप हिंदी में किसी भी फाइल का नाम रख सकते हैं। हिंदी में डोमेन नेम यानी कि वेबसाइटों के नाम भी हिंदी में रखे जा सकते हैं, और हिंदी में ईमेल पते भी हिंदी में आ सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल पता है बालेंदु @ का निशान तो अंग्रेजी में ही आएगा क्योंकि वो ईमेल के नियमों में शामिल है। तो बालेंदु @microsoft.bharat, ये देवनागरी में अगर आप लिखेंगे तो भी मेल मेरे पास पहुंच जाएगी। बालेंदु शब्द देवनागरी में लिखना है @microsoft.bharat। तो ये मेरा हिंदी में ईमेल का पता हुआ। इसी तरह से फाइल नेम और डोमेन नेम भी हिंदी में लिखे जाने लगे हैं। तो ये बुनियादी बदलाव। अब मैं आपको दिखाता हूं एक फाइल नेम बना करके। जैसे ये मेरा विंडोज है, इस पर कोई भी मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी एक फाइल बनाई। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बना लिया, ये मेरी फाइल बन गई। इसका नाम मैं हिंदी में दे सकता हूं। ये मैं पहले इसको हटा दूं, या देखिए मैंने इसका नाम कर दिया रामानुजन महाविद्यालय .txt, और ये हिंदी भाषा में पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देखा आपने, फाइल का नाम हिंदी में हो गया। इसको मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा भी दिखा सकता हूं। इससे आपको मैं एक टूल और दिखा पाऊंगा जिसको बोलते हैं मैग्नीफायर। देखिए ये नाम है, ये अब आपको बड़े आकार में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, रामानुजन महाविद्यालय। तो अपनी भाषा में नाम देने लगे हम लोग, यहां तक कि वेबसाइटों के नाम भी हमारी अपनी भाषाओं में आने लगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको ले चलता हूं, ये जो ब्राउजर है इसका नाम है एज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का, और यहां पर मैंने एक वेबसाइट का नाम देवनागरी में लिखूंगा cinema.bharat। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम हिंदी में है। देखिए ऊपर एड्रेस हिंदी में है www वाला, यहां मैंने क्लिक किया और वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने cinema.bharat। तो यहां ये बदलाव कितना बड़ा बदलाव है कि आपकी आइडेंटिटी भी अब अंग्रेजी पर निर्भर नहीं है, ये भी हिंदी भाषा यहां भी मौजूद है। तो भाषाई नाम और समर्थन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, भाषा सुविधाएं आ गई। आप आज हिंदी में भी वर्तनी की जांच कर सकते हैं। आप पहले अंग्रेजी में करते रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा भी है और आपके मन में भी आता होगा कि हम अंग्रेजी में जो काम बड़ा आराम से, स्वतंत्रता से, बड़ी सुविधा से कर सकते हैं, क्या वो हिंदी में संभव है? जैसे हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि अधिकांश लोग हिंदी में स्पेलिंग चेक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जागरूकता नहीं है। अन्यथा स्पेलिंग चेक की सुविधा आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद है, आपको जाके सिर्फ उसे सक्रिय करना होता है। कैसे सक्रिय करेंगे, आइए मैं आपको दिखा दूं। आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, और वहां जाकर के और आप क्या करेंगे, वहां जाके आप इसी रिव्यू में जाएंगे जहां आप पहले गए थे, जहां लैंग्वेज आपने देखा था, और उसी लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज, और यहाँ लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें या प्रूफिंग लैंग्वेज पर, दोनों में से किसी भी एक पर आप क्लिक करें। मान लीजिए मैंने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो तो डिस्प्ले के बारे में था, वो लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण के बारे में था कि आपके सारा चेहरा मोहरा बदल जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में लिखा है ऑफिस ऑथरिंग लैंग्वेजेस एंड प्रूफिंग। तो जो आपकी स्पेलिंग है वो प्रूफिंग के दायरे में आती है, प्रूफिंग। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड लैंग्वेज करेंगे और अपनी भाषा हिंदी को जोड़ लेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब की बार आप प्रूफिंग के लिए जोड़ रहे हैं, आप नीचे जाएंगे और हिंदी को ढूंढेंगे कि इसमें हिंदी कहाँ है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है अंग्रेजी में, तो यहाँ पर आपको हिंदी मिल गई। आप इसको ऐड कर दीजिए, और इसको ऐड जब आप करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाई देगी, और जितनी भी भाषाएं यहाँ पर दिखाई देगी उन सब में अब स्पेलिंग चेक करना संभव हो गया है।
अभी दो भाषाएं दिख रही है, अंग्रेजी और हिंदी, तो दोनों में अब स्पेलिंग चेक होने लगेगा आपके कंप्यूटर में। चूंकि पहले हिंदी नहीं थी आपके कंप्यूटर में तो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आपने वर्ड में जाके या पावर पॉइंट में जाके हिंदी को जोड़ लिया है, तो अब आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं हिंदी में भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अंग्रेजी में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसमें जो अंग्रेजी के शब्द है उनको हाईलाइट कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट को मैंने अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में लिखा है, तो इसने हाईलाइट किया है कि भाई ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसको आप हिंदी में ऐसे ही लोगे या कैसे लोगे वो आपको देखना होगा। लेकिन भाषा की दृष्टि से अब मैं चाहूं तो इसको जोड़ सकता हूं मेरी डिक्शनरी में, मैं राइट क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा, ऐड टू डिक्शनरी, तो ये मेरे उसमें चला गया, मेरी डिक्शनरी में चला गया। यानी आप देख रहे हैं स्पेलिंग जांचना और आपकी डिक्शनरी में हिंदी के शब्दों को जोड़ना कितना आसान है। इनोवेशन मान लीजिए मैं जोड़ना चाहता हूं, मैंने कहा ऐड टू डिक्शनरी और ये जुड़ गया। स्थानीयकरण मेरी डिक्शनरी में नहीं था, अब मैंने जोड़ दिया है तो वो हो गया। और अब देखिए स्पेलिंग चेक हो गया, इसमें कोई भी शब्द जो है वो गलत नहीं है। मान लीजिए मैं कोई गलत शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लोकसभा लिख दिया लोकसभा की जगह, तो ये गलत है, आइडेंटिफाई हो गया। लोकसभा लिखने पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, मैंने सही स्पेलिंग लिखी, आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो अब आइडेंटिफाई कर पा रहा है, आपकी पहचान कर पा रहा है, वर्तनी को जांच पा रहा है। अब ये हिंदी में संभव हो गया। अब इसके साथ ही क्या संभव हुआ, और भी बहुत कुछ संभव हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने राजा लिखा और आप अंग्रेजी में क्या देखते हैं, जैसे मैंने अंग्रेजी में किंग लिखा और इस किंग शब्द पर मैंने राइट क्लिक किया, तो आप देखिए यहां पर आ रहे हैं सिनोनिम्स। किंग लिखने पर रॉयल, हेड, जार, सोवरेन, मोनार्क आदि ये सारे आ रहे हैं ना सिनोनिम्स। लेकिन अगर हिंदी वाला हमने, चूंकि अब हिंदी भाषा जोड़ ली है, अगर आप हिंदी के शब्द पर भी राइट क्लिक करेंगे और सिनोनिम्स में जाएंगे तो देखिए यहां पर हिंदी में आ रहे हैं नरेश, नृप, अवनीश, दंडनायक, रंक, ये विलोम, तो है ना सब कुछ हिंदी में संभव। आज हिंदी में कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ तक कि आप चाहें तो ऑटो करेक्ट में भी हिंदी को जोड़ सकते हैं, और आप ये सब तो कर ही रहे हैं। आपके रिव्यू टैब में आपको थिसॉरस भी दिखाई देता है, यहाँ थिसॉरस, हिंदी का थिसॉरस है। यहाँ अगर आप कोई भी शब्द डालेंगे तो आप उसकी खोज करेंगे थिसॉरस में। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं अच्छा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर हिंदी में, और मान लीजिए हम इसको सर्च करते हैं तो अच्छा के आगे देखिए यहाँ पर उत्तम, भला, खरा या बुरा, ये बुरा विलोम भी आ गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि विलोम। तो आपका थिसॉरस भी यहाँ पर मौजूद है हिंदी भाषा में, और आपको इसको लाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको जाके 3-4 बार क्लिक मात्र करना है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब इसके बाद कुछ आधुनिक चीजें भी आई है जो मैं आपको दिखाता चलूं। उसमें से एक है, क्योंकि मैंने आपसे टेक्स्ट इनपुट का जिक्र किया था कि आप टेक्स्ट इनपुट अब हिंदी में करने लगे हैं अनेक प्रकार से, और उसमें से एक तरीका क्या है, बोलकर टाइप करना। तो आप में से अनेक मित्र शायद मोबाइल पर बोलकर टाइप करने लगे हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में तो आप कर ही सकते हैं, हिंदी में भी करने लगे होंगे। और हमारे मन में ये प्रश्न उठता आया था कि भाई ये काम हम अपने वर्ड में कब कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल से तो बात नहीं बनती, हमारा ज्यादा काम तो दफ्तर का जो काम है वो MS वर्ड में होता है या पावर पॉइंट और एक्सेल में होता है, वहां पर हम कब कर पाएंगे। तो ये सुविधा आपके कंप्यूटर में शामिल कर दी गई है। आपके MS वर्ड यदि आपके पास नया संस्करण है, आपके पास ऑफिस के ये नए संस्करण है, अगर ऑफिस 2010 नहीं है या 13 नहीं है, जो पुराने नहीं है, अगर आप नया संस्करण लेते हैं तो उसमें अनेक नई सुविधाएं आई है, जिसमें से बोलकर टाइप करने की सुविधा भी शामिल है। आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, आप वर्ड खोल लेंगे और वर्ड में देखिए जैसे होम टैब में जब आप जाते हैं तो यहां पर एक बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये जिस पर लिखा है डिक्टेट। ये डिक्टेट बटन आपको सक्षम बनाता है बोलकर टाइप करने में। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर पहले मेरी भाषा जो है बदल करके मैंने इसमें हिंदी की बजाय अंग्रेजी कर दी है, पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टुडे दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन। अब देखिए इसमें बाकी सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हो गया। हेलो का जो H था वो कैपिटल हो गया है, एवरीवन के आगे पूर्ण विराम लगा दिया गया है अपने आप।
मुझे बोलना नहीं पड़ा। उसके बाद दिस इज का थी कैपिटल हो गया है, और ये सारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टुडे दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन, यहाँ भी पूर्ण विराम हो गया है। आगे देखते हैं। डू यू लाइक दिस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? देखिए यहाँ प्रश्नवाचक भी अपने आप आ गया। तो ये, और इसको ये पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये जो है नाउन है, और इसको मुझे कैपिटल में देना है। एम कैपिटल होना चाहिए, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये उत्पाद है और ये कंपनी है। तो इस हद तक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है आपकी रोजमर्रा के कामकाज में। और अब आपका प्रश्न होगा कि ठीक है, ये तो आपने अंग्रेजी में दिखाया, हमें तो हिंदी से ज्यादा ताल्लुक है, तो उसमें क्या करेंगे? अब हम इसको हिंदी में देखेंगे, और उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और हिंदी को वहां पर हम सेटिंग में हिंदी कर लेंगे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपने प्रक्रिया देख ली है कि कैसे मैंने मेरी स्पोकन लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट किया। उसके बाद बस मुझे यहां पर क्लिक करना है और बोलना शुरू कर दूंगा मैं। और आप देखिएगा कितनी तेज रफ्तार से बोलने पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये जो टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो स्पीच टू टेक्स्ट वाली जो सुविधा है, ये काम करती है। मैं बोलना शुरू करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी आज के इस तकनीकी कार्यक्रम में आकर अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपसे आधुनिकतम हिंदी तकनीकों को साझा कर सकूं। ये तकनीकें कई प्रकार की हैं। उदाहरण के तौर पर बोलकर लिखना और लिखे हुए को बोलना। क्यों, आपको ये सब कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्यों, लग रहा है ना? एक भी अशुद्धि नहीं है। देखिए आप, नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी आज के इस तकनीकी कार्यक्रम में आकर अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपसे आधुनिकतम हिंदी तकनीकों को साझा कर सकूं। ये तकनीकें कई प्रकार की हैं। उदाहरण के, यहाँ पर बिंदु आ सकती थी, बस शायद मेरे उच्चारण में रहा होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रश्नवाचक, यहाँ पर कॉमा अपने आप लग गया। बोलकर लिखना, पूर्ण विराम, और लिखे हुए को बोलना। क्यों, आपको ये सब कैसा लग रहा है? प्रश्नवाचक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्यों, लग रहा है ना? तो ये सब आपके लिए संभव हो गया है। और ये क्यों हो गया, क्षमा करें, ये सब क्यों हो गया है? ये सब इसलिए हो गया है कि आप अपनी भाषा में बिना किसी दूसरी भाषा पर निर्भरता के, दूसरे बाहरी चीजों पर निर्भरता के, बिना किसी नए सॉफ्टवेयरों को खरीदे, सब कुछ आपके रोजमर्रा के सॉफ्टवेयरों के भीतर अपनी भाषा में स्वतंत्रता से, अपनी सुविधा से आप काम कर सकें। तो ये हुआ बोल करके लिखना। और अब एक और मैं आपको चीज दिखाऊंगा, वो आज का मेरा, बल्कि एक दो चीजें आपको और दिखाऊंगा, जो है एक अनुवाद जो हिंदी में संभव हो गया है, और दूसरा जो है वो कंप्यूटर भी बोलकर सुनाने लगा है। तो दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं ये एक फाइल खोल लेता हूं जो हिंदी की फाइल है, और इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो मैंने आपको जो दिखाया था अभी, वो क्या था? स्पीच टू टेक्स्ट, बोली हुई भाषा को हिंदी में टाइप की हुई भाषा में बदलना। स्पीच टू टेक्स्ट, जिसको डिक्टेशन भी हम बोलते हैं। अब मैं आपको उल्टा दिखाना चाहता हूं कि उल्टा करना भी मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट टू स्पीच भी संभव है। पाठ को ध्वनि में बदलना भी संभव है कंप्यूटर के माध्यम से। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर खोलूंगा जिसका नाम है नैरेटर, जो आपके विंडोज में ही आता है, और वो बोलकर सुनाता है। कैसे, आइए देखते हैं। Microsoft Narrator Heading Level 1. Welcome, Microsoft Translation Text.docs, Word Window, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में माइक्रोसॉफ्ट की भागीदारी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए इनोवेशन को जन जन के बीच ले जाने का अनुपम अवसर थी। भारत सरकार स्थानीय भाषाओं को नई शक्ति देने के लिए कार्य कर रही है
और माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीयकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भी हर भारतीय भाषा भाषी को तकनीकी दृष्टि से इतना सक्षम बनाना है कि उसकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, भले ही उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई भी हो। System. Wind exiting narrator. तो कंप्यूटर आपके लिखे हुए को बोल करके भी सुना सकता है आपकी अपनी भाषा में। अब ये मेरे ख्याल से आपके जैसे रामानुजन महाविद्यालय है या आप जो शिक्षक गण यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आपको कई बार ध्वनि की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोलकर, जिसकी अच्छी आवाज हो और आप बोलकर रिकॉर्ड कर सकें, या अनेक प्रकार के प्रयोगों की जरूरत आपको भारतीय भाषाओं में पड़ सकती है, हिंदी में पड़ सकती है, जिनके लिए आप कंप्यूटर के भीतर मौजूद इस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हिंदी को सक्रिय करते हैं तो सक्रिय करते समय अब हिंदी में स्पीच सपोर्ट भी आपका अपने आप आपके कंप्यूटर में आने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। उसकी बदौलत ये संभव हुआ। अब आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि हाँ ये तो आपने दिखाया, लेकिन भाई आवाज तो कंप्यूटर वाली थी ना, जो आवाज आ रही थी वो तो वैसी ही थी कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, मतलब वो कंप्यूटरात्मक लग रही थी, एक डिजिटल आवाज पहचान सकता है कोई भी व्यक्ति, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आइए फिर आपको मैं एक कदम और आगे ले चलता हूं कि अब एक आधुनिकतम तकनीक आई है हमारे उच्चारण को बेहतर बनाने की और लगभग मानवीय उच्चारण बनाने की, जिसको बोलते हैं न्यूरल वॉइस। हिंदी में न्यूरल वॉइस आ चुकी है जो कि लिखे हुए टेक्स्ट को लगभग वैसे ही बोलती है जैसे कोई इंसान बोल रहा है। कहीं रुकना है तो वो रुकेगी, कहीं प्रश्नवाचक लगाना है तो प्रश्नवाचक लगाएगी। और आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की भाषा आपके कंप्यूटर में आ चुकी है, बोलने की क्षमता। मैं यहाँ पर एक प्रश्नवाचक कुछ लगा देता हूं ताकि आप अंतर को महसूस कर सकें। तो ये जो वाक्य है, अब देखिएगा, और मैं आपसे ये पूछना भूल गया था कि आप आवाज सुन पाए थे ना, वो जो अभी आवाज आ रही थी? जी सर। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवाज शेयर नहीं हो पाती, स्क्रीन हो जाती है और कभी कभी आवाज रह जाती है। तो मैं आपको ले चलता हूं कि हिंदी में क्या बड़ा बदलाव आया है न्यूरल वॉइस के आने से। आप कैसे देखेंगे उसको? आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी नवीनतम संस्करण को खोल लीजिए और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे मैं दिखाता हूं। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें मैं जाता हूं यहां पर व्यू में, व्यू, और व्यू के भीतर हमने एक नई सुविधा जोड़ दी है जिसका नाम है इमर्सिव रीडर। ये यहां पर लिखा हुआ आ रहा है इमर्सिव रीडर। इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो क्लिक किया तो इसने इसको काला वो कर दिया है, स्क्रीन कर दिया है और उसको थोड़ा सा बदल दिया। मान लीजिए मैं इसको वाइड कर देता हूं, आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग भी है। तो आपने ये कर दिया और उसके बाद इसका एक फीचर है इमर्सिव रीडर का जिसको बोलते हैं रीड अलाउड। ये आप इस बटन पर क्लिक करें और फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर क्या करता है, न्यूरल वॉइस का इस्तेमाल करेगा जो इंसानी भाषा है। देखिए सुनिए आप। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में माइक्रोसॉफ्ट की भागीदारी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए इनोवेशन को जनवरी से जनवरी के बीच ले जाने का जन को उसने गलत सुन लिया, उसने उसको जन को उसको लगा कि ये शायद मैंने एब्रिविएशन के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आप भाषा यहाँ बदल भी सकते हैं और व्यक्ति को बदल भी सकते हैं। हमारे पास दो लोग हैं जो ये पढ़ के सुनाते हैं। फिर से दिखाता हूँ और देखिए ये व्यक्ति कैसे बोलेगा। भारत सरकार स्थानीय भाषाओं को नई शक्ति देने के लिए कार्य कर रही है और माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीयकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भी हर भारतीय भाषा भाषी को तकनीकी दृष्टि से इतना सक्षम बनाना है कि उसकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, भले ही उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई भी हो। कैसा लगा यह आपको? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि ये सारे बदलाव आ रहे हैं। मानव और तकनीक के बीच की जो दूरियां थी वो समाप्त पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ बची खुची दूरियां हैं तो वो और भी समाप्त हो रही हैं। अब अंतिम जो बदलाव आया है, अब ये जो मैंने आपको चीजें दिखाई, ये कैसे संभव हुआ? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत संभव हुआ है।
और वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना होती भारतीय भाषाओं में, यदि यूनिकोड ना आया होता, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तरीके हैं। क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खास बात यह है कि ये सीखती है, टेक्नोलॉजी सीखती है हमारे व्यवहार से, हमारे कामकाज से, अपने आसपास के माहौल से, उसके भीतर डाली हुई सूचनाओं से वो सीखती है। उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, जिनके आधार पर वो सीखती है। उदाहरण के तौर पर जो अनुवाद की तकनीक है वो सीख करके आज यहां तक पहुंची है। जो मशीन अनुवाद है उसमें हम उसको अरबों खरबों वाक्यों को हम कंप्यूटर में डालते हैं या उन सिस्टम्स में डालते हैं अलग अलग भाषाओं के, और उनको आपस में जोड़ते हैं कि यदि एक भाषा में ये शब्द आता है तो इसका अनुवाद दूसरी भाषा में ऐसे होगा, एक भाषा में ये वाक्य आता है तो इसका अनुवाद दूसरी भाषा में ऐसे होगा। और इन पैटर्न्स के आधार पर टेक्नोलॉजी सीख जाती है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सीख जाती है कि अनुवाद कैसे करना चाहिए, बिल्कुल इंसान की तरह सीखने लगती है। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि आज इतने कम वर्षों में मशीन अनुवाद बहुत ज्यादा सक्षम हो चुका है, बहुत ज्यादा आप देखिए कि इतना आगे एडवांस्ड लेवल तक बढ़ चुका है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि भाई मशीन अनुवाद तो अच्छा कहाँ है, वो तो बेकार है, उसमें तो बहुत त्रुटियां आती हैं। लेकिन उसका उत्तर मैं ये देता हूं उनको कि सन 2007 में गूगल ने और 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने मशीन अनुवाद का जो परियोजना है वो शुरू की थी 2007 और 8 में। और इसको कितने वर्ष हुए हैं आज आप अगर लगाएं तो 15 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। 15 साल की अवधि में आज मशीन अनुवाद यहां तक पहुंच चुका है, 15 साल में। और मानव जो है वो उसकी क्षमताएं यहां तक आने में कितने हजार साल लगे होंगे। मानव ने जो अनुवाद करने की क्षमताओं का विकास किया है कितने हजार सालों में किया होगा, और यहां पर मशीन सिर्फ 15 साल ही उसको हुआ है। कम से कम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के संदर्भ में मैं कह रहा हूं ये बात। अन्य जो परियोजनाएं हैं वो तो पहले से अनेक चल रही है, कोई 30 साल से भी चल रही है, कुछ 40 से भी चल रही है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। तो 2008 के बाद अभी 14 ही साल हुए हैं, लेकिन 14 साल में अनुवाद प्रणालियां इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी हैं कि हमें दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देती है। तो आप सोचिए कि ये 15 साल में ये हाल है तो 20 में कैसा होगा, और 25 में कैसा होगा, और 30 में कैसा होगा, और उसके बाद अगर इसको 10 गुना कर दें 150 साल तब कैसा होगा। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कोई रुकावट मेरे ख्याल से नहीं रहेगी यहाँ की। यहाँ तक कि हम जो कहते हैं कि आगे जाके मतलब इंसान की बराबरी तो मशीन कभी कर ही नहीं सकती, लेकिन मुझे अब थोड़ा संदेह होने लगा। क्योंकि आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, वास्तव में इंटेलिजेंट है टेक्नोलॉजी। मैं आपको ले चलता हूं bing.com जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, /ट्रांसलेटर। बिंग जो सर्च इंजन है उसमें ट्रांसलेटर है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा गूगल का ट्रांसलेटर है। तो ये आपकी आंखों के सामने यहाँ खुल गया है। इसमें या मैं कोई भी टेक्स्ट डालता हूं और इधर अनुवाद होगा, और जो अनुवाद है वो रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा। मैं लिखता जा रहा हूं, अनुवाद होता जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर कैसे दिमाग लगा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे पृष्ठभूमि में कैसे अपना दिमाग लगा रही है। तो मैं लिखना शुरू करता हूं। The policeman consulted the book of laws। देखिए अनुवाद हो गया, पुलिसकर्मी ने कानूनों की पुस्तक से परामर्श किया। एंड अनुवाद आगे हो गया, एंड बुक्ड द ड्राइवर फॉर, अब इसलिए लिखा और ड्राइवर के लिए बुक किया, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है कि मैं आगे कुछ लिखूं। तो मैंने आगे लिखा बुक्ड द ड्राइवर। देखिए यहाँ पर बुक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे संदर्भ को समझने की कोशिश कर रही है, भाषाई संदर्भ को समझने की कोशिश कर रही है। मैंने वायलेशन शब्द की स्पेलिंग गलत लिख दी। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या हुआ। पुलिसकर्मी ने कानूनों की किताब से सलाह ली और चालक पर यातायात नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया। देखा आपने, तो किस तरह से तकनीक सीखती चली गई। जैसे जैसे मैं उसको आगे डालता चला गया, मेरा वाक्य बनता गया, टेक्नोलॉजी भी अपना वाक्य बदलती चली गई, और अंत में उसने मुझे परिणाम दे दिया।
अब ये शुद्धता का स्तर कितना बढ़ चुका है, हम तो अक्सर कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग हमें ऐसे उदाहरण देते हैं कि देखिए कितना खराब आया ये वाला अनुवाद। मतलब लोग अक्सर टेक्नोलॉजी के सामने चुनौतियां पेश करने की कोशिश करते हैं, वो उसको नकारने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मशीन अनुवाद बेकार है, मशीन अनुवाद नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ इसमें तो बेकार आता है। और वो कुछ ऐसा जटिल सा वाक्य खोज के लाएंगे और वो कहेंगे इसको अनुवाद करके बताइए, और हो सकता है मशीन अनुवाद उसमें फेल हो जाए, लेकिन मशीन अनुवाद में जब आपने वो डाल दिया और अगली 2-3 बार वो डाला जाएगा तो शायद मशीन उसको अगली बार कर देगी। तो ये बात हम भूल जाते हैं। तो तकनीक को चुनौती देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तो निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त है, इसके लिए कोई हमसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। फिर भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। जरूरत किस बात की है मित्रों, हमें हिंदी में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, हमें तकनीक को अपनाने की जरूरत है। ये हमारी मदद के लिए आई हुई है, ये हमारा शत्रु नहीं है, ये हमारी मदद के लिए है। तो हम इसको अपनाएं और इसमें सहयोग दें अगर दे सकते हैं तो। जैसे हम अपने अपने महाविद्यालयों में ऐसी परियोजना शुरू करें कि हम मशीन अनुवाद के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट से या गूगल से के साथ में सहयोग की परियोजना चलाएंगे, जिसमें आपको मदद करेंगे हम जटिल चीजों को भी हम ठीक कर सकें, क्योंकि अंततः हम सब पूरी दुनिया के नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। तो खैर अंतिम बात, चूंकि हमारा समय भी होने वाला है, शुद्धता का जो प्रश्न उठाया जाता है वो शब्द वो जो प्रश्न है वो समय सापेक्ष है। हर महीने 1 महीने के बाद मशीन अनुवाद की क्षमताएं बदल जाती है, वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है हर 1 महीने के बाद, या बल्कि मैं कहूंगा हर दिन के बाद। और बेहतर होते होते आज वो यहाँ तक पहुंची है। यही वाक्य अगर मैंने आज के 10 साल पहले यहाँ पे डाला होता तो शायद बड़ा अजीबोगरीब उसका उत्तर आया होता, लेकिन सीखते सीखते तकनीक यहाँ तक आ चुकी है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो वाक्य है कितना जटिल है, आप खुद देखिए। जो वाक्य नहीं है ये जो मेरा पूरा का पूरा अनुच्छेद है ये कितना जटिल है। ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां से यहां तक। भारत सरकार स्थानीय भाषाओं को नई शक्ति देने के लिए कार्य कर रही है और माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीयकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भी हर भारतीय भाषी को तकनीकी दृष्टि से इतना सक्षम बनाना है कि उसकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, भले ही उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई भी हो। कितना जटिल है, लेकिन इसको हम अनुवाद करके देखते हैं कि क्या कंप्यूटर इसका अनुवाद कर पाएगा। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या मान लीजिए हम वहीं चलते हैं, बिंग में चलते हैं आपको, और बिंग में जाकर के देखते हैं कि इसका अनुवाद कैसे होता है। तो हम बिंग खोल लेते हैं जहां हम गए थे, ये जो जगह थी, और यहां जाके मैंने इसको डाला पूरा का पूरा सेंटेंस, और देखिए क्या अनुवाद हुआ। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो दोनों तरफ समान आ रहा है, क्योंकि मैंने भाषा अभी चुनी नहीं ना, तो मैं इसको भाषा को बदल करके अंग्रेजी कर देता हूं और अब अनुवाद होगा। देखिए इतने जटिल का अनुवाद कैसे किया है, पढ़िए आप। माइक्रोसॉफ्ट पार्टिसिपेशन इन द ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन वाराणसी वाज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टेक इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी टू द मासेस। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट की भागीदारी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए इनोवेशन को जन जन के बीच ले जाने का अनुपम अवसर थी। उसके बाद भारत सरकार स्थानीय भाषाओं को नई शक्ति देने के लिए कार्य कर रही है। ये वाला कितना जटिल है, देखिए यह अनुवाद। The government of India is working to give new strength to the local languages, and the purpose of Microsoft's localization program is also to make every Indian linguistic person technically capable enough to ensure that his progress is not hampered irrespective of the language he uses. क्या आप किसी सामान्य व्यक्ति से इतने परिशुद्ध अनुवाद की कल्पना कर सकते हो, अपेक्षा कर सकते हैं? ये मशीन अनुवाद का वर्तमान स्तर है जो यहां तक आ पहुंचा है, और आप खुद कल्पना करें कि आने वाले 5 साल या 10 साल में ये हमारी हिंदी की जो तकनीकें हैं कहां तक पहुंचेगी। मैंने आपको इनकी एक झलक देने की कोशिश की है। इससे भी बहुत बड़ा कार्य तकनीक के क्षेत्र में आज भी जब मैं ये बात कर रहा हूं तब चल रहा है, और हम आपको इसी प्रकार की खुशखबरियां भविष्य में भी देते रहेंगे, और आपको माइक्रोसॉफ्ट और अन्य जो तकनीकी संस्थान हैं उनके माध्यम से और हिंदी तकनीक के माध्यम से आपको सक्षम बनाने के लिए हम कार्य करते रहेंगे, भले ही आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हों या किसी अन्य क्षेत्र से आते हों। बस इतना ही कह करके मैं आपसे अनुमति लेना। धन्यवाद, और फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार।